कॉम्प्लिकेशंस क्या है? रैपिडली प्रोग्रेसिव निमोनिया वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। और ये किसको होगा? वही जो हाई रिस्क ग्रुप है, ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो गई है और वो सीवियर में कन्वर्ट हो गए हैं और इनको मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत है। ये पेशेंट ऑलरेडी हम आईसीयू में शिफ्ट कर चुके होते हैं। दूसरे वो है कि पेशेंट ईआरडीएस में चला गया, ये मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो गई है या सुपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें सस्पेक्ट करेंगे कि पेशेंट हमने आइसोलेशन में दाखिल किया और 3 से 4 दिन गुजर चुके हैं, अब उसका फीवर जो लो ग्रेड था, अब वो कुछ सिम्टम्स के रिजॉल्व हुए, अब फीवर हाई ग्रेड की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो गया। पहले सिक्रीशंस नहीं थी, अब सिक्रीशंस जो है वो पुरुलेंट होनी शुरू होगी, इनकी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर गई। पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी बढ़ गया, पेशेंट का ऑक्सीजन जो है वो डिसेट करना शुरू हो गया। तो इस तरह के पेशेंट में हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट बैक्टीरियल निमोनिया में क्या 20 साल इन्वॉल्वमेंट होगी। अब रूल यह है कि आपने जहां सस्पेक्ट करना है, आपने ये जो रेस्पिरेटरी सेक्रेशन है इनका और ब्लड का कल्चर भेजने के बाद फौरन एंटीबायोटिक शुरू कर दें आप एम्पिरिकल। अब वेट में करेंगे मैं मतलब, और कॉमन जो बैक्टीरिया जो इस के साथ लिंक करते हैं वो स्टेफ ऑरियस है, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, ब्रोक्सेला कैटरा, तो इनका आप एक ग्रुप बना के आप उसको एम्पिरिकल एंटीबायोटिक शुरू कर दें। और साथ नो डाउट एंटीवायरल तो आपने देनी ही देनी है अलॉन्ग विद ऑक्सीजन एंड अदर सपोर्ट्स एज वेल। और एक्सरे कराएंगे तो वही इन्फिल्ट्रेट आप लोबार कंसोलिडेशन में कन्वर्टर वो भी क्या एविडेंस दे देगा। ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस की ऑक्सीजन थेरेपी हमने करनी है, कैसे शुरू करें? अगर पेशेंट का पल्स ऑक्सीमीटर से SpO2 लेस देन 90% आपको मिल रही है और पेशेंट आपका आइसोलेशन में है, तो आपने स्टार्ट उसका ऑक्सीजन से नेजल फ्लो जो है वो नेजल कैनुला से करना है, 5 लीटर से शुरू करें और बच्चों में 1 से 2 लीटर से शुरू करते हैं और साथ असेस करते जाते हैं। अगर तो पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन टारगेट हमारा जो है 92 से ऊपर चली गई है तो फिर तो ठीक है, और फिर हम उसके साथ बाकी चीजें भी देखेंगे कि बाकी रेस्पिरेटरी रेट ठीक हो गया, तो उसके बाद पल्स रेट कम हो गया है, 30 से कम रेस्पिरेटरी रेट है, पल्स रेट 120 से कम हो गया शुरू हो गया, पेशेंट का जो है जो एक्सेसिव मसल यूज करने कम हो गया, पेशेंट ओरल लेना शुरू करते हैं, ये सारी चीजें हमें, और पेशेंट का टेम्परेचर सेटल होना शुरू हो गया और 5 डेज उसको एंटीवायरल ट्रीटमेंट को देते हुए गए या 24 आवर्स उसको वो एफिब्राइला विदाउट एंटीबायोटिक के, तो इस तरह के पेशेंट को हम डिस्चार्ज का प्लान भी कर सकते हैं कि वहां से हम डिस्चार्ज भी करते हैं। तो ये डिस्चार्ज पॉलिसी है। अदरवाइज अगर पेशेंट डिफ्यूरेट कर रहा है तो फिर हम शिफ्ट करते हैं नेजल कैनुला से मास्क के, अगर फिर नहीं तो हाई फ्लो ऑक्सीजन तो हम 15 लीटर तक रिजर्वर बैग के साथ दे सकते हैं, और अगर फिर भी इंप्रूव नहीं कर रहा तो डेफिनेटली फिर आपको पेशेंट शिफ्ट करना पड़ेगा टू द आईसीयू और मैकेनिकल वेंटिलेशन में एज अ केस ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर और आफ्टर गेटिंग द एबीजी। थर्ड ये है कि अगर पेशेंट आपके पास आया और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है और आप सस्पेक्ट कर रहे हैं H1N1, आपने यूजुअली हम ये करते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह की स्ट्रेन भी मिल जाती है जो कि यहाँ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम वेट करें कि एंटीबॉडी का टेस्ट आए तो हम इसको एंटीवायरल शूट करें। इस तरह के पेशेंट को भी एंटीवायरल आपने फौरन शूट करें, तो जो बेस्ट एंटीवायरल है जिसको सबसे ज्यादा सेंसिटिव है वो आपकी ओसेल्टेमिवर है, ठीक है ना, NAI जो है एंटीएम इनहिबिटर, तो वो आपने फौरन शूट करते हैं और इसमें वेट नहीं करना जब तक आपका रिजल्ट आता है, तो फिर डेफिनेटली आप उसके मुताबिक उसको, तो उसका एपिडेमिक होने का डर है, ये हो रहा है, तो और 7 डेज के अंदर अगर उन्होंने ट्रेवल किया तो उनको भी हम सस्पेक्ट में लेके आते हैं। कंफर्म केस डेफिनेटली जब आप सस्पेक्ट करेंगे, एक तो आपके पास हिस्ट्री और एग्जामिनेशन है, उसके बाद आपने कंफर्म भी करना है, तो कंफर्म जो है कुछ कैटेगरीज में हमने करना होता है, उसमें स्पेशली वो लोग जिनको जो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, वो आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा हाई रिस्क ग्रुप कौन। तो कंफर्मेशन के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो यही है कि आप पीसीआर करें, रियल टाइम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट या कल्चर करा लें। बाकी 2-3 टेस्ट और भी अवेलेबल है, लेकिन उनकी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है, इसकी सेंसिटिविटी है, और इसके बाद और इसका रिजल्ट भी हमें अवेलेबल होता है, उनके नो डाउट रिजल्ट जल्दी अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसका उनसे पहले मिलकर और हमें जो है कंफर्मेशन की तरफ ले जाता है और हम उसके बाद अपनी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं। इन्फ्लुएंजा स्प्रेड कैसे करता है? विद कफ, विद स्नीज, या आप लंबी टॉक आपकी है, कहीं आप मतलब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और क्लोज लोग बैठे हैं, और वायरस एंटर होता है थ्रू नोज, माउथ, आईज के साथ, और जो मेन चीज है वो ड्रॉपलेट है, और ये हैवी ड्रॉपलेट होता है जो 1 मीटर से आगे तक एक्सटेंशन नहीं होती है, सो तो इस रेडियस के अंदर जो लोग होते हैं उनमें चांसेस होते हैं कि वो थ्रू इनहेलेशन, थ्रू आई या थ्रू जो है माउथ को इसको वायरस को मतलब कर सकते हैं, इन्फेक्ट हो सकते हैं। अब सबसे पहले हमारा जो पेशेंट आता है या जो सस्पेक्ट या कोई भी या कंफर्म केस भी सपोज अगर होता है, तो वो पहले फिल्ट्रेशन क्लिनिक पे आएगा। हमारा प्रोटोकॉल क्या है कि फिल्ट्रेशन क्लिनिक के ऊपर हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए,
आपको पता है रेस्पिरेटरी इलनेस है तो ऑक्सीजन की सैचुरेशन तो आपने मेजर करनी। सेकंड जो है सीबीसी एनालाइजर है, और थर्ड आपके पास पोर्टेबल एक्सरे और ईसीजी मशीन। और यहाँ आपके पास जो आपका अटेंडिंग फिजिशियन है उसको इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के साथ पेशेंट है। वहां उसने साइन और सिम्टम्स है उसको डिफरेंशिएट करना है और फिर वहीं कैटेगराइज कर देना है कि मैंने इस पेशेंट को किधर शिफ्ट करना है। और उससे पहले वो जब खुद अपनी ड्यूटी दे रहा है तो उसको प्रोटेक्टिव मेजर्स सारे अडॉप्ट करने हैं जो फिल्ट्रेशन क्लीनिंग के लिए मैंडेटरी है। उसमें इसका सर्जिकल मास्क का यूज करना है, ग्लव्स का यूज करना है, और ग्लव्स हर पेशेंट के पास चेंज करने हैं। और ग्लव्स उतारने का तरीका मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह पहनना और किस तरह उतारना है। और फिर इस दौरान में उसने हैंड को अपनी हाइजीन उसको कैसे हैंड वॉशिंग कैसे करनी है, तो ये उसने अडॉप्ट कर रहे हैं, और जो कि हमारे बच्चे नहीं कर रहे। मैं मतलब पिछले साल की मैंने देखा उन बच्चों को पता ही नहीं था, लेकिन वो सिस्टम चल रहा है। तो ये कुछ चीजें हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब उसमें जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के साथ पेशेंट आता है उसमें आपको भी मैंने आपको बताया उसके लो ग्रेड टेम्परेचर है, कफ है, स्नीज है, और माइल्ड शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है। तो इस तरह के पेशेंट को आपने आगे दो कैटेगरी में देखना है कि उसको कोई हाई रिस्क ग्रुप से तो नहीं आ रहा। और हाई रिस्क ग्रुप कौन से हैं? लेस देन 5 इयर्स। जो पहले 2 दिन होते हैं इस पर मैक्सिमम वायरल शेडिंग हो रही होती है, इसलिए कहते हैं कि जितनी जल्दी 48 से पहले उसको एंटीवायरस शुरू कर दें ताकि ये प्रोटेक्शन हो जाए। और आफ्टर सिम्टम्स ऑनसेट रिड्यूस टू वेरी लो बाय 5 डेज। और आपने उस वक्त तक ये शेडिंग करता था जब तक सिम्टम्स खत्म नहीं होते, ठीक है। तो उसमें भी 7 डेज तक जो है वो वल्नरेबल होता था। बहुत एहतियात रखें आप उसको जो जब आपने पेशेंट डिस्चार्ज करना होता है खासतौर पर। ये है जी आम जुकाम और फ्लू में फर्क, उर्दू में हमने लिखा है आपके सामने। So this is the last slide of my presentation. If you have any question, I would like to answer any query. कोई आपके इसके अलावा कोई है तो बताएं। हमने कोशिश तो पूरी की है मैंने कि थोड़ा टाइम में इसको जितना कवर कर सकता हूँ, और कोशिश करें इसको एज ए टेक होम मैसेज यही है कि अर्ली डिटेक्शन, आपको सिम्टम्स की जो अवेयरनेस होनी चाहिए, डिटेक्शन होनी चाहिए, टेस्ट आपको पता है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या करने हैं, प्रोफिलैक्सिस 2 हैं, एक वो ट्रीटमेंट है जो उसको हम तौर पे यूज कर सकते हैं, और दूसरी वैक्सीन है। और बाकी ये हैंड हाइजीन और ये जो क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, ये 4-5 चीजें हैं जिसको आपने सेपरेट करना है बाकी लोगों को, ठीक है ना, उनको देना है। कोई क्वेश्चन? 10 में एक्सपायरी वाली को वैक्सीन मिल जाती है बाजार में, उसकी कोई एफिकेसी होती है? सर नहीं, ये वैक्सीन एक्सपायर नहीं होती। बेसिकली ये जो ही टाइम गुजर रहा है ना, ये इसमें एंटीजेनिक ड्रिफ्ट शुरू हो जाएगी। ये जो जिस वायरस के लिए हमने ये वैक्सीन ली है, ये कुछ चीजों को तो कवर कर देगी ये वैक्सीन, इसकी जो एंटीबॉडीज बनेंगी, लेकिन जो अगला वायरस आना है ना उसके अंदर थोड़ी सी चेंज होगी, उसके जो जेनेटिक मटेरियल में थोड़ी सी चेंज। अगर पूरा चेंज होके आएगा तो वो तो बहुत ही खतरनाक है, वही तो है जो एपिडेमिक करता है। इसलिए थोड़ा चेंज होता है, आरएनए इसका थोड़ा सा चेंज होगा तो ये वैक्सीन जो है इनइफेक्टिव हो जाती है। इसलिए मैं नई स्ट्रेन को देख के वो करना पड़ा। जिस तरह उन्होंने बताया कि ये तो हमारे पास मतलब हम जून में हम कह रहे हैं तो वो तो मई के बाद शुरू हो जाती है। अभी वायरस वहां आइसोलेट होना शुरू हो जाएगा यूरोप में, अमेरिका में, जिन्होंने इनकी वैक्सीन तैयार कर दी, वो तो जून के बाद शुरू हो जाएगा। और मई आखिरी महीना होता है जहां तक ये चलेगा, उसके बाद ये नई स्ट्रेन शुरू हो जाएगी। तो सितंबर तक वो वैक्सीन ला के तो दे देते हैं और लगा देते हैं सब। और जितना जल्दी लगाएंगे उतनी जल्दी एंटीबॉडीज उसकी डेवलप हो चुकी हैं और वो एनवायरमेंट में आ गया, ठीक है ना। और ये को इन्फेक्ट करती हैं, एक वायरस नहीं है, ये 3 वायरस कितने इन्फेक्ट करते हैं। जैसा मैंने बताया कि 2 स्ट्रेन उसकी और एक उसकी, हमारी वो है। और खुदा ना करे पूरा स्ट्रेन चेंज हो जाए तो वो एपिडेमिक करता है, वो वही तो डेंजरस है, उससे तो बचना है। वो ना आए तो बेहतर है, क्योंकि जिस तरह दुनिया में चेंज हो रहा है उससे बचना है बस। ये 1 ईयर भी नहीं, बाकी आप देखें ना, आपने सितंबर में तो आपने नहीं लगवानी है, तो जिस तरह से टाइम गुजरेगा तो उसका लोड भी तो कम होता जाएगा ना, उसका देखें ना उसका लोड कम होता जाएगा। नो डाउट कि वो उस वक्त मौजूद होगी नई वैक्सीन के टाइम पे, आपकी एंटीबॉडीज मौजूद है, लेकिन वो ऐड करेगा फिर। और क्योंकि स्ट्रेन भी चेंज हो गया तो उसने अब डेफिनेटली जो मेमोरी सेल है उन्होंने रिकॉग्नाइज करके अब नई एंटीबॉडीज बनानी है। सर हमारे जो घर वाले हैं उनको भी लगवानी चाहिए? वल्नरेबल जो है, जो हाई रिस्क ग्रुप है, उसको सबको लगवानी है। जिस तरह आपके 65 ईयर से ऊपर है, 5 से नीचे बच्चे हैं, जिनको प्रॉब्लम है, लाइक डायबिटीज है, खुदा ना करे किसी को रीनल है, कोई जो इश्यू, हाई रिस्क ग्रुप है उसको सबको लगवानी है। जिस तरह आपके 65 ईयर से ऊपर है, 5 से नीचे बच्चे हैं, जिनको प्रॉब्लम है, लाइक डायबिटीज है, खुदा ना करे किसी को रीनल है, कोई जो इश्यूज हैं, जो हाई रिस्क ग्रुप है उनको पक्की लगवानी है। वैसे नहीं है जी, वैसे आम रूटीन में तो नहीं लगवाना चाहिए।
जो एग्जैक्टली अगर जो मतलब वो उनको जो हाई रिस्क को लगवाने हैं, लेकिन अगर आम ग्रुप वाला आम भी लगवाए तो कोई क्योंकि उसका नुकसान उसका प्रॉब्लम ये है कि हमने कितनों ने कभी अपनी इम्यूनिटी चेक की है, हमें क्या पता कि कितनी इम्यूनिटी है, मतलब यही वायरस एकदम नीचे ले गया। और मैंने जो चीज अपनी प्रैक्टिस में देखी है, जितनी यूथ है हमारी, ये सारे किसी न किसी नशे में इन्वॉल्व है। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शीशा पी रहा है, कोई ये अफीम खा रहा है, कोई ये जो पान, ये जो तंबाकू वाला, कोई नस्वार, ये तो इनको समझ नहीं नशा। और वो पता नहीं बीड़ा, ये तो इतने खतरनाक नशे ये हैं जो रेजिस्टेंस कम करते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है ना। आपकी बेसिकली तो डिपेंडेंसी जो है ना, आपकी जो एक्साइटेबिलिटी इसको कम करते हैं, सुप्रेस करें, तो आप एक तरफ से तो आप अपना बेड़ागर कर रहे हैं, तो इसलिए इनसे बचाएं। और ये बहुत सारी पॉपुलेशन है, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे इस तरह ही कर रहे हैं, तो ये इसलिए इनको कहेंगे कि वो कहेंगे जी मैं जी बहुत सेहतमंद हूं, तो वो समझ ले वो सेहतमंद नहीं है। सर व्हाट इज द नेम ऑफ अल्टरनेटिव जो एग बेस्ड नहीं है, वो किस ब्रांड से नेम से अवेलेबल है और उसकी प्राइस? अभी तो इन्फ्लूवैक आई है ना, वैक्सी ग्रिप और इन्फ्लूवैक तो हमने लगवा ली है, प्राइस तो 400 समथिंग की। ये जो आप कह रहे थे एग बेस्ड नहीं है, अच्छा वो यहाँ नहीं, वो यहाँ उसकी हाँ उसकी मुझे डिटेल नहीं पता, यानी उसकी मुझे यहाँ अवेलेबल नहीं है, यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन सीडीसी ने इसको अप्रूव किया हुआ, तो ये मुझे इसका नहीं पता। गनीजल भी है, इसकी प्राइसेस मैंने शायद नेट पे पढ़ी हो, मैंने इसको नहीं देखा, लेकिन इसको भी देख लेते हैं, ये पॉइंट भी देख लूंगा, क्योंकि यहाँ अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने कहा कि कभी पेशेंट बेचारा उनको गलत ट्रैक पे चढ़ा दें, जो चीज अवेलेबल है वो दें। सर अगर एलर्जिक है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है मेरा जानने वाला, उसको डेफिनेट है एलर्जी है, तो सर उसको फिर ये वाली लगा दें, है भी रिस्क ग्रुप में? हाँ उसकी रीजन है कि खुदा ना करे, देखें जो फूड एलर्जीज है ना, जिनमें जो सबसे ज्यादा जिसमें एनाफ्लेक्सिस का डर होता है, वो पीनट्स है बच्चों में, बाकी फूड्स इतनी नहीं कर सकते। पीनट्स जो है ना ये डेंजरस है, वो अगर सपोज होगी तो आपने अंदर कवर फैटी एलर्जी आप ले सकते हैं। तो सर न्यूमोकोकल की वैक्सीन अगर देनी है इसके साथ जो रिकमेंड सेपरेट बाजू में, एक में एक में राइट में एक लगा दें, लेफ्ट में दूसरी का, एक ही जगह पर नहीं लगा सकते। मरीज इस तरह करोगे ज्यादा, दोनों बाजू से पेन बहुत होती है। मैंने कल भी लगाई है एक बाबे को, बाबा बड़ा मजिद था कि जी मैंने जी ठीक है लगवाए, तो जो रात गुजरती है ना वो, और ये काफी दिन में, ये अभी तक भी कभी कभी फील होता है, मुझे जब 1.5 महीना हो गया वो दिन। सर अगर एलर्जिक है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है मेरा जानने वाला, उसको डेफिनेट है एलर्जी है, तो सर उसको फिर ये वाली लगा दें, है भी रिस्क ग्रुप में? हाँ उसकी रीजन है कि खुदा ना करे, देखें जो फूड एलर्जीज है ना, जिनमें जो सबसे ज्यादा जिसमें एनाफ्लेक्सिस का डर होता है, वो पीनट्स है बच्चों में, बाकी फूड्स इतनी नहीं कर सकते। पीनट्स जो है ना ये डेंजरस है, तो वो अगर सपोज होगी तो आपने अंदर कवर फैटी एलर्जी आप ले सकते हैं। तो सर न्यूमोकोकल की वैक्सीन अगर देनी है इसके साथ जो रिकमेंड सेपरेट बाजू में, एक में एक में राइट में एक लगा दें, लेफ्ट में दूसरी का, एक ही जगह पर नहीं लगा सकते। मरीज इस तरह करोगे ज्यादा, दोनों बाजू से पेन बहुत होती है। मैंने कल भी लगाई है एक बाबे को, बाबा बड़ा मजिद था कि जी मैंने जी ठीक है लगवाए, तो जो रात गुजरती है ना वो, और ये काफी दिन में, ये अभी तक भी कभी कभी फील होता है, मुझे जब 1.5 महीना हो गया लगवाए, कभी पेन होता है किस तरफ आप ले लेना, तो हमने चंदा को मस्तिष्क किया है, फिर बात कोई और चीज, कोई आपने कोई क्वेश्चन? सर ये ईपीआई में तो सर PCV10 शामिल है इस वक्त, तो वो मतलब उनको सिर्फ यही रिकमेंड करें। अच्छा आगे अगेन फिर वही है कि जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है उसमें 2 तरह की है, एक कंजुगेटेड है, अनकंजुगेटेड है, ठीक है। और फिर आपके पास जो कॉमन स्ट्रेन है वो 23 वाली जो है वो दुनिया में अवेलेबल है, हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम यहाँ हमारे पास 13 स्ट्रेन वाली जो है वो अवेलेबल है, वो कंजुगेटेड है, ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि अगर आपने न्यूमोकोकल लगानी है तो उसका तरीका कार है कि पहले आप लगाएं 23 वाली, ठीक है, उसके 2 वीक्स बाद 8 वीक्स बाद आप लगाएं ये जो कंजुगेटेड है, और फिर 5 साल बाद आप उसका बूस्टर डोज दें, वो PC23 का, ठीक है। PC23 और 13 ये इम्पोर्टेंट है।
13 महंगी बहुत है, वो 23 थोड़ी सस्ती थी, वो लाइव एटीन्यूएटेड है, ये कॉन्जुगेटेड है, तो ये फर्क है इनमें। तो हमारे पास अभी सिर्फ यही अवेलेबल है कॉन्जुगेटेड में। सर 5 साल तक बच्चों को वैक्सीन होती है, इसके बाद कोई इस 6 मंथ के बाद लगा सकते हैं। नहीं 5 साल तो वैक्सीन, आप नमूने की बात करें। नहीं, ये सारी वैक्सीन जो बच्चों को करवाते हैं EPI वो पूरा इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है? देखें, ये मेरी डोमेन में तो नहीं आता, लेकिन मुझे ये है कि कुछ ऐसी डिजीज जिनमें आपने बूस्टर देना होता है। सपोज एक टेटनस का पेशेंट है, मतलब टेटनस टॉक्साइड का वैक्सीन लगवाई हुई, तो उसको 5 साल गुजर गए हैं, तो अब उसका तो एंटीबॉडी टीटर कम हो चुका है, तो आप उसका बूस्टर दे दें। बूस्टर देने होते हैं, अब आपने वो नहीं करना होता, आपने बूस्टर देना होता है, ठीक है। तो वो आइडियली तो अपनी एंटीबॉडीज चेक कराएं उन सारी चीजें के लिए, अगर तो एडिक्वेट है फिर तो जरूरत नहीं है, अगर इनएडिक्वेट है तो आप एक बूस्टर दे दें। पीडियाट्रिशियन लगा रहे हैं, बल्कि जो एलीट क्लास है वो तो ईपीआई को फॉलो ही नहीं करती। वो पीडियाट्रिशियन के पास 32-34 हजार वो फॉलो कर बी की वैक्सीन भी इस तरह बूस्टर डोज लगवाते हैं, इसकी भी बूस्टर डोज आफ्टर 5 आप ईयर। खुद तो लगवा लेते हैं ना, मैं घर की बात कर रही हूँ, मेरे साथ साथ लगवाएं या अपने के बात जी सर। अब आ गया है N99। Do you know what is the difference between N95 and 99? 99 मीन्स कि ये एयर से 99% फिल्टर कर रहा है, 95 मीन्स 95% फिल्टर कर रहा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके जा सकते हैं स्पोर्स के लिए, ठीक है। तो अब 99 आ गया है, हम अभी 95 भी नहीं देख पा रहे, लेकिन पीछे काफी अवेलेबल था और इतना महंगा भी नहीं है, 20-25 रुपए का सारा है, ठीक है। लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एयर टाइट होना चाहिए। अगर वो एयर टाइट नहीं है, यूजलेस, एयर नहीं जाना चाहिए कहीं से भी उसके। लेकिन यू कांट वेयर फॉर लॉन्गर पीरियड, उसके लिए फिर आपको रेस्पिरेटर होना चाहिए उसके साथ अटैच, सांस भी लेना तो बताना मैं किसी सर वैसे भी उसकी क्वालिटी इतनी मतलब वो हार्ड है कि वो मतलब फील करने ये जो अपने नोज पे उसको अल्सर कर देता है, हमने फील किया। आप लोगों को क्या पता पीछे ये जो हम सारे हैं, हम तो जैसे दुआ करते हैं अल्लाह में वायरस ना आएगा। हम शायद मैं तो 17 हूँ, सर बिल्कुल H1N1 पॉजिटिव मैं पॉजिटिव हुआ था। हमारे एक लैब टेक्नीशियन थे और एक एक्सरे टेक्नीशियन और हमारी 2 स्टाफ नर्सेज जो लास्ट 17 में नहीं इससे पहले इससे पहले 13 वगैरह थी। 16 इसमें जो इंडस्ट्रियल ग्रेड का है N95 वो भी सिमिलर शेप का है जो बायो ग्रेड का है। हाँ। तो वो ये मिस हो जाता है, सप्लाई में दोनों आ जाते हैं, पता नहीं चलता। वो इंडस्ट्रियल ग्रेड वाला तो है ऊपर लिखा तो होगा मतलब काम में काम फिल्टर लगा होता है वो कभी जो नहीं एक्चुअल है ना मैं क्योंकि सर फार्मेसी में रहा तो एक दफा सप्लाई आई वो उस पर लिखा होता इंडस्ट्रियल ग्रेड, फिर मैं वो वापस जो करा 10 फिर मार्क्स बायो है ग्रेड हमारे। में। सर हम इंडस्ट्रियल ग्रेड का ऑयल खाते हैं। मॉनिटर एंड मैनेज इल हेल्थ केयर वर्कर्स, उनको कैसे करना है? जिसको हो जाए वो फॉरन मेडिकल एडवाइस ले जितनी जल्दी उसकी, उसको अटेंड करें, आप उसको इग्नोर ना करें, ठीक है। जो भी जिस जगह पे खड़ा है और वो रिपोर्ट करे फॉरन उसको, अपने जो है ना इसको ILI उसको होगी या ARI, तो अपनी रिपोर्टिंग अपना भी सिम्टम्स को मॉनिटर करता है, कहीं वर्सिंग तो नहीं हो रही, फॉरन उसको आइसोलेशन चाहिए, ठीक है। और थर्ड ये है कि आपने उसको बचाने का ये फायदा होगा कि आप आउटब्रेक से बचाएंगे। आउटब्रेक्स पता क्या है? आउटब्रेक्स ये है कि अगर आपके पास 6 केस आए हैं और उससे एक अगर कंफर्म है तो ये आउटब्रेक है, ठीक है ना। तो एक दूसरा थ्रेशोल्ड है जिसमें आपने अवेयरनेस वाला थ्रेशोल्ड, उसमें 3 केस आए हैं और बेशक वो नहीं है, उसमें कोई भी सस्पेक्ट किया आपने कंफर्म नहीं है, तो उसके वो भी आपके उसके लिए भी आपका है कि आपने प्रिवेंशन अपनी करनी है। ये तुम्हें तो पूरा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा अगर आउटब्रेक शुरू होगी, ठीक है। इससे तो बचाना हमें, ये 2 आउटब्रेक्स तो हुई थी जिसने इतना बड़ा बेड़ागर किया। और करना क्या है? सिर्फ सर्जिकल मास्क पहनना है और हैंड हाइजीन, ये इस पे एहतियात करना है। सिमिलरली और उस जगह पे ना जाए, देखिए ना, अगर सपोज किसी को ये इन्फेक्शन हुई भी है तो उस एरिया में तो ना जाए, या वो अटेंडेंट अगर उसको आ रहा है तो उसको रोके कि भाई इस एरिया में ना जाओ, यहाँ तो पेशेंट ऑलरेडी है। अगर वो वहां जाएगा और वहां से वो एक्सपोज होकर बाहर निकल गया तो हमारे लिए वो भी मुसीबत बन गया। और इसलिए अपनी सोशलाइजेशन कम कर रहे हैं, अटेंडेंट को ना जाने दें, अटेंडेंट को रोके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको अलाउ करें। अदरवाइज उस प्रेमिसेस जिसमें हमने रेड वो लगाई हुई है नहीं जाने देते हम आइसोलेशन में, सिवियरली ICU में। एनवायरमेंटल क्लीनिंग किया, हमारा प्रोटोकॉल क्या होगा कि क्लीन टू डर्टी करना है।
यानी हमने पहले वो जगह साफ करनी जो क्लीन है, स्लोली स्लोली उस तरह वाले जो मैक्सिमम डर्टी आखिर में उसको करना है और उसको फिर हमने डिस्पोज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैनेजमेंट ऑफ द लॉन्ड्री, फूड सर्विस, यूटेंसिल्स, मेडिकल वेस्ट शुड आल्सो बी परफॉर्म इन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स, जो मैं गाइडलाइंस दी गई उसके मुताबिक आते हैं। और वो गाइडलाइन हमने लगाई नहीं है अपने उसके आइसोलेशन वार्ड में भी। और हम आप अगले सिस्टर जी आप वो मंगवाए चार्ट शार्ट शुरू करें आउटडोर से, हम लेट हो रहे हैं वैसे, ठीक है, दिसंबर तो शुरू हो गया तो पीक सीजन है अगला। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, ये जो अब हम कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली ये ट्रेनिंग है। और इसी का हमें जो है हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स का भी पता चल गया, हमें हैंड हाइजीन का भी पता चल गया, कफ एटिकेट्स का भी पता चल गया, हमें प्रोफिलैक्सिस का भी पता चल गया, हमें वैक्सीनेशन का भी पता चल गया। ये ट्रेनिंग है। और एक्टिव सर्वेलेंस जो है ये हमारा रोल नहीं है, इसके लिए डिपार्टमेंट ये लगा है, हम एज ए हेल्थ केयर वर्कर को इसको